हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर कॉनिक सेक्शन शुरू करने वाले हैं। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि देखो, चैप्टर जो कॉनिक सेक्शन है, अगर सीबीएसई की बात की जाए तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो आपको शायद आइडिया होगा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है सर्कल्स के बारे में, पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में। ये चार कर्व्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। वो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साइंस रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स की या फिर हम बात करते हैं टेलीस्कोप्स की, तो जो साइंस इसमें यूज़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कॉनिक सेक्शन में जो कर्व्स हम पढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं रोल आता है। या फिर अगर हम बात करें प्लैनेटरी मोशन की, या फिर जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से मूव कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो बच्चों हमें कॉनिक सेक्शन का आइडिया होना चाहिए। कॉनिक सेक्शन में जो कर्व्स हम पढ़ते हैं उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो मोटी मोटी बात यह है कि भैया जब भी कर्व्स की बात आएगी तो वहाँ पर कॉनिक सेक्शन आएगा। तो कॉनिक सेक्शन में जो कर्व्स हमारी होंगी बेसिकली सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। हम इन सभी कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं और इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दोस्तों हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए बात करते हैं चैप्टर की। देखो जो चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक शब्द सुन के बच्चों आपके दिमाग में आता होगा कोन, राइट। लेकिन यहाँ पर जिस कोन की मैं बात कर रहा हूँ वो कोन भी जो है थोड़ा अलग सा कोन है। कोन देखिए क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं नाम दे रहा हूं एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ओके। और यहां बीचों बीच से एक और लाइन है और इस लाइन को बेटा मैं नाम दे रहा हूं जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, तो देखिए करना क्या है ना, ये जो हमारी लाइन है इस लाइन को आप लोगों ने मूव करना है और इस प्रकार से मूव करना है कि भैया एक कोन आपको नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा और एक कोन आपको ऊपर की तरफ भी बनता हुआ दिखाई देगा। ऊपर आपको इस टाइप की शेप दिखेगी और नीचे भी आपको इस टाइप की शेप दिखेगी। ठीक है, तो एक 3D फिगर आप लोगों को नजर आएगी जिसमें कि एक कोन ऊपर की तरफ है और एक कोन हमारा नीचे की तरफ है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला कोन और जो नीचे वाला कोन है बच्चे, इस नीचे वाले कोन का जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, उस कर्व सरफेस को हम नाम देते हैं नैप। इसी प्रकार से जो ऊपर वाला कर्व सरफेस है उसको भी क्या नाम दिया जाता है, नैप। तो ये जो शेप हमारे पास है इस प्रकार की शेप को हम बोला करते हैं डबल नैप कोन, डबल नैप कोन। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या है ना, देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूं चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शन। सेक्शन का मतलब खंड करना, टुकड़े करना, काटना। ठीक है जी, और काटना में किससे, किसी प्लेन के जरिए हमें काटना है। प्लेन जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि ये एक प्लेन, इस प्लेन के जरिए मैं इस कोन को कट करने वाला हूं, तो वो उधर वाला हिस्सा उधर हो जाएगा, है ना, वो हिस्सा साइड। अब जैसे मैंने यहां से कट किया, जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहां से कट करूं, इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं, मैं इसको थोड़ा टेढ़े से भी कट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? या फिर मैं इसको एकदम ऐसे पैरेलल कट कर सकता हूं। तो कट करने के ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो होता क्या ना, जिस भी प्रकार से मैं इस डबल नैप कोन के सेक्शंस करूं तो हर सेक्शन में आपको एक डिफरेंट कर्व नजर आती है। उसमें एक बार सर्कल मिलता है, एक बार आपको पैराबोला मिलता है, हाइपरबोला मिलता है और इलिप्स मिलता है। तो उन सभी को बच्चे हमने अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मैं उन चारों कर्व्स को आपको दिखा देता हूँ कि चारों कर्व दिखती कैसे और वो बनती कैसे हैं। देखिए दोस्तों, अभी इस टाइम आपकी स्क्रीन पे एक डबल नैप कोन है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सिस और ये हमारे लिए जनरेटर है। देखिए मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि कैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हमको मिला करती हैं इस डबल नैप कोन के डिफरेंट सेक्शंस पे। उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं कि इस एक्सिस और इस जनरेटर के बीच का जो एंगल है वो एंगल कुछ तो होगा ना,
छोटा होगा बड़ा होगा मुझे नहीं मालूम, बट जो भी है कुछ तो है, उसको हम अल्फा नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि एंगल अल्फा है। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है ना, मुझे इस डबल लेफ्ट कोन के सेक्शंस करने हैं। अब सेक्शन करेंगे, मैंने एक प्लेन का यूज करना है, ठीक है। एक प्लेन लीजिए और प्लेन के जरिए आप क्या बोलते हैं, इसका सेक्शन करिए। तो सबसे पहला जो सेक्शन हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि मैं प्लेन लूं और प्लेन लेकर ये ऊपर का हिस्सा हटा दूं, ठीक है। वो प्लेन भी जो मैं लूंगा ना, वो जो प्लेन में लूंगा, जैसे अभी फिलहाल मेरे पास एक बुक है, ये कोई प्लेन है, तो इस प्लेन के जरिए मैं इसको ऊपर इसको ऐसे लगा दिया और ऊपर का ऐसे एकदम साफ कर दिया भाई, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इस प्लेन और एक्सिस के बीच में कुछ एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, प्लेन जो लिया, प्लेन मैंने ले लिया और मैंने इस ऊपर वाले पोर्शन को मैंने साफ कर दिया एकदम। तो यहां पर बेटा ये जो ऊपर से अगर आप देखेंगे फिर तो जो शेप आपको मिलेगी वो शेप कैसी होगी, वो शेप होगी एक सर्कुलर शेप। खुद सोचिए, अगर हम किसी कोन में, अगर ये ऊपर का इतना पार्ट अगर मैं साफ कर दूं एकदम, इसका सफाया कर दूं, ठीक है, तो अब ये कोन ऊपर से अभी भी तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर ही दिखेगा ना। तो गाइस वही हम कह रहे हैं कि अगर प्लेन के जरिए ऊपर का हिस्सा हटा दिया जाए और प्लेन का जो एंगल है, उस प्लेन का जो एंगल है वो इस एक्सिस के साथ कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि जो बीटा है, बीटा मतलब प्लेन ने इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ किताबों में ए और बी भी लिखा होता है, मैंने इसको अल्फा नाम दिया। अल्फा क्या है, जनरेटर और एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल अल्फा, और बीटा क्या है, प्लेन और एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल बीटा। तो गाइस बीटा अगर हमारा 90 डिग्री का हो जाए, यानी कि प्लेन अगर इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो इस सिचुएशन में गाइस हमें क्या मिला करेगी, हमें मिला करेगी सर्कल, हमें मिला करेगी सर्कल। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है 11.1 में। दूसरी शेप के पास चलते हैं। दूसरी शेप, सर्कल कैसे बनता हुआ हमने देख लिया, अब हम चलते हैं दूसरी शेप की तरफ। दूसरी शेप पैराबोला। पैराबोला कैसे बनता है गाइस, वो जरा एक बार देखते हैं। देखिए इस बार जो प्लेन हम लेंगे जो कि इस डबल लैप कोन का सेक्शन करेगा, तो तरीका होगा कि वो जो ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर के पैरेलल आपने अपने प्लेन को रखना है, पैरेलल, ठीक है। यानी कि पैरेलल शेप मान लेते हैं, मैं ऐसे ले लेता हूं। तो यानी कि ये जनरेटर और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और गाइस प्लेन आपके पास है, प्लेन को आपने इस टाइप से रख दिया और इस हिस्से का कर दो सफाया, इसको कर दो एकदम गायब। तो देखिए होगा क्या, जो शेप अब आपके पास बचेगी, वो शेप जो आपके पास बचेगी दोस्तों, वो यहां से ऐसे तो आ ही रही होगी, लेफ्ट साइड से आपको वो शेप कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं, साइड से देखूं, तो आपको ये जो शेप होगी वो कुछ इस टाइप की दिख रही होगी। तो ये जो शेप होती है, इस शेप को हम बोला करते हैं पैराबोला, इस शेप को बोला करते हैं हम पैराबोला, ओके। तो देखिए हुआ क्या है ना, ये एंगल जैसे अल्फा है, तो ये एंगल पे क्या होगा, अल्फा, और आपने क्या किया, प्लेन को आप लेके गए हो पैरेलल। तो होगा क्या इस सिचुएशन में, ये जो एंगल था ये वाला, एक्सिस और प्लेन के बीच में जो एंगल बना है, अगर ये एंगल अल्फा है तो याद रखिए वो जो बीटा होगा वो अल्फा के ही इक्वल होगा दोस्तों। तो जो दूसरा केस है हमारा, अगर आप पैराबोला बनाना चाहते हो तो प्लेन ने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाना है वो इस अल्फा के ही इक्वल होना चाहिए, यानी कि बीटा और अल्फा दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए दोस्तों। यह है आपकी दूसरी शेप, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी शेप की तरफ। अब चल रहे हैं दोस्तों तीसरी शेप की तरफ। देखिए ऐसा है तीसरी कर्व। अभी हमने क्या किया था, अभी मैं इस जनरेटर के पैरेलल अभी मैंने पैरेलल कट किया था, सेक्शन जो किया था वो पैरेलल था। किसके पैरेलल था, इस जनरेटर के पैरेलल। और पैरेलल होने की वजह से आपने एक चीज देखी थी कि ये जो एंगल था यहाँ पे बीटा, जो एंगल था बीटा, यहाँ पर जो एंगल बना था बीटा, वो बीटा इस अल्फा के इक्वल था, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया ये और ये अगर पैरेलल हो गए और ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल उसके इक्वल था, ठीक है। तो पैराबोला मिल रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि इस बीटा को बढ़ाओ,
और कुछ इस कदर बढ़ाओ कि भैया अब जो है ना ये जो बीटा है वो साथ में इस जनरेटर को भी कट करे, यानी कि अब आप अपने एंगल को सिर्फ अल्फा के इक्वल मत रहने दो, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करो, यानी कि अब जो आपका प्लेन है, प्लेन जो आपका जाए तो वो अब जो है इस जनरेटर को भी कट करे, ठीक है, और इस वाले जनरेटर को भी कट करे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो एंगल इस अल्फा से अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्लेन लीजिए, प्लेन लीजिए और ये ऊपर वाले हिस्से को कर दीजिए गायब। तो देखो आपको जो अब शेप मिलेगी, अब यहाँ से जो शेप मिलेगी आपको वो शेप कुछ इस टाइप की होगी, वो जो शेप होगी दोस्तों वो कुछ इस टाइप की शेप होगी। अब आप इसको सर्कल नहीं बोल सकते, सर्कल तो तब होता जब एकदम पैरेलल, एकदम इसके पैरेलल आपने कट किया होता, लेकिन पैरेलल नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो इस सिचुएशन में ये जो शेप हमारे पास होती है वो इस टाइप की दिखती है, यानी अंडाकार, ओवल शेप कह सकते हैं आप इसको, और इसका नाम होता है एलिप्स, इसका नाम होता है एलिप्स। एलिप्स की सिचुएशन में गाइस जो हमारा बीटा होता है, बीटा वो इस अल्फा से बड़ा होता है, ओके। बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी होती है दोस्तों, ओके। हाँ ऑब्वियस बात है, 90 से तो छोटी रहेगी। इस बार जो बीटा वो अल्फा से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो 90 और अल्फा के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा बीटा होना चाहिए, ओके, ठीक है। और दोस्तों अब हमारी रह गई है एकदम लास्ट फिगर, एकदम लास्ट कर्व रह गई है। देखिए ऐसा है, हमने पैराबोला सीखा था, पैराबोला में मैंने बताया था कि भैया आपने इस जनरेटर के पैरेलल लाइन बनानी थी, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल लाइन बनने से ये जो एंगल था वो इस अल्फा के इक्वल आ रहा था, है ना। उस एंगल को हम बीटा बोल रहे थे, लेकिन वो था किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल, ठीक है। अब आपने अल्फा से बड़ा एंगल बना के देख लिया तो आपको पता चल गया कि इलिप्स बन गई। जब आप इस अल्फा से बड़ा एंगल बनाते हो ना तो उस सिचुएशन में एक तो ये वाली जनरेटर लाइन और एक ही वाली जनरेटर लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया जाता है ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि जो आपका एंगल है ना, ये जो एंगल है, इस एंगल को अल्फा से छोटा कर दो, यानी कि अभी अगर ये ऐसा है ना तो ऐसा ना रखे, इसको ऐसा कर दो। मतलब अब होगा क्या ना, अब इस बार जो ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है, जो सर्कल है, वहां से लेके पूरा यहां नीचे तक का आपने हिस्सा इंटरसेक्ट कर देना है। प्लेन कुछ ऐसे लो कि भैया वहां तो इंटरसेक्ट करे ही, साथ साथ ये नीचे वाले नैप को भी इंटरसेक्ट करे, और यहां से इस वाले हिस्से को कर दे एकदम गायब। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, इस बार जो ये एंगल बना है दोस्तों, इस बार ये एंगल पहले वाले एंगल के मुकाबले छोटा बन रहा है, ठीक है। तो देखिए शेप अब कैसे मिलेगी आपको, इसको कर दो एकदम गायब, और यहां से इसको कर दो गायब। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो शेप यहां से बनेगी और यहाँ से ऊपर जाके वो उससे जाके मिल जाएगी। साथ साथ यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की शेप दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब एक पैराबोलिक टाइप की शेप आपको ऊपर दिख रही है और एक पैराबोलिक शेप आपको नीचे दिख रही है। इस बार एक नहीं दो दो पैराबोला बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो शेप है ऊपर कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा और नीचे जो है बेटा आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो इसका जो नाम है ना दोस्तों वो पैराबोला नाम नहीं है, इसका हाइपरबोला नाम है, हाइपरबोला, ठीक है। बच्चे क्या बोलते हैं कि जब दो पैराबोला दिखते हैं तो वो हाइपरबोला होता है। नहीं भाई, पैराबोला एक अलग ही कर्व है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और हाइपरबोला एक अलग कर्व है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अपने अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको तब पता चलेगा जब मैं इनको ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी, जो इस बार एक्सिस के साथ जो एंगल बना था, जो बीटा था वो छोटा था। किससे छोटा था? वो अल्फा से छोटा था। कहाँ तक हो सकता है? हाँ, 0 भी हो सकता है, अल्फा के बराबर नहीं हो सकता। अगर वो अल्फा के बराबर हो गया तब तो पैराबोला बन जाएगा, लेकिन हम पैराबोला नहीं बना रहे। हमने इस बार जो एंगल बीटा जो बनाना है, यानी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाना है वो अल्फा से छोटा होना चाहिए कि ऊपर वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करे और नीचे वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करे और इससे हम काट ही दें हम एकदम, ठीक है। देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि इसके साथ कोई एंगल बनाओ ही मत, यानी एंगल कितना बना दो, बीटा जो है आपका कितना हो जाए 0। एक्सिस के, इस एक्सिस के पैरेलल एकदम ऐसे ड्रॉ कर दो,
तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी और यहाँ पे कुछ इस टाइप की शेप आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब इंटरसेक्ट क्या करना है, उसको भी ऊपर वाले सर्कल को भी काटना है और नीचे वाले सर्कल को भी कट करना है। प्लेन को आपने कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो नाम आता है दोस्तों वो है हाइपरबोला, ठीक है। तो दोस्तों ये जो केसेस मैंने आपको बताए हैं इसको आप लोग याद रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। ना भी याद रखो तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो मैं अब यहाँ पे शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सर्कल अब हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 11 की सबसे पहली एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है सर्कल्स के बारे में। अब सर्कल ये जो शब्द है, वृत्त हिंदी माध्यम के बच्चे इसको जानते हैं। ये जो सर्कल्स है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point ये डेफिनेशन दोस्तों, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि एक बिंदु, इस बिंदु से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट लीजिए। मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लो, तो आपने कहा लो सर हमने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया। मैंने कहा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और भी तो कोई पॉइंट होंगे। आपने बोला सर बिल्कुल यहाँ पर भी है। मैंने कहा और लो सर ये रहा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो दोस्तों जब इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास जो शेप आ रही है, ये जो शेप होती है दोस्तों, इस शेप को बोला जाता है क्या, सर्कल। यानी कि सामान्य तौर पर आप सर्कल को कुछ इस प्रकार से देखते हैं भाई, ये हमारे लिए क्या है, सर्कल। अब जब हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल में दोस्तों जो सबसे बीच में जो पॉइंट है इसको सेंटर भी कह सकते हैं, फोकस भी कह सकते हैं। सेंटर के नाम से इसको जनरली हम जाना करते हैं, ठीक है। बाकी ये जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, सर्कल तो ये शेप है भाई, ये सर्कल है, तो इस सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये सब इनफाइनाइट पॉइंट्स इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सर्कल कितना बड़ा बना रखा है, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये जो डिस्टेंस होती है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो तो सेंटर है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो देखो यार, ये सब वो बातें हैं जो आपको पहले से आती हैं, ठीक है, ये सब आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो अब हमें 11वीं क्लास में क्या पढ़ना है, 11वीं क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या बला है भाई, इक्वेशन देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जब हम किसी सर्कल की बात करते हैं ना, तो ये सर्कल है, ठीक है। जब हम किसी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल पे एक नहीं अनेक पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और इसी सर्कल को अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे शो करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहीं शो करूं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, क्या पता चारों के एकदम बीचों बीच हो, ठीक है। तो कहीं पर भी हो सकता है। तो होगा क्या, हर पॉइंट के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे, हर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो होता क्या ना बेटा, वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के एक्स और वाई के बीच में ना कुछ रिलेशनशिप जरूर होती है। और वो जो रिलेशनशिप उनके बीच में है, उस एक्स और वाई के बीच का जो संबंध है, उस रिलेशनशिप को हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हम उस एक्स और वाई के बीच की रिलेशनशिप को ही फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और उस लाइन पे जब मैंने x1 लिया तो y2 था, जब मैंने x को 2 लिया तो y4 था।
जब मैंने x को 3 लिया तो y 6 था। तो अब मैं आपसे बोलता हूं, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स में x और y के बीच में क्या आपको कोई संबंध दिखाई दे रहा है? क्या कोई रिलेशनशिप आपको इनके बीच में दिखाई दे रही है बच्चों? तो आप बोलेंगे यस, जो y है ना वो हमेशा x का डबल है, y जो है वो x का डबल है, y जो है वो x का डबल है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो जो x है वो y का हाफ है ना। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि अगर इस पे कोई रैंडम पॉइंट हो x, y, तो उस y की जो वैल्यू होगी वो x का ट्वाइस होगी। तो ये जो y इक्वल टू 2x है, ये y इक्वल टू 2x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या? y इक्वल टू 2x। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये आपने चैप्टर 10 में पढ़ा, ठीक है। चैप्टर 11 में हम पढ़ रहे हैं क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं सर्कल पे भी जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के जो x और y है, उन x और y के बीच की जो रिलेशनशिप है, मैं उस रिलेशनशिप को फाइंड करना चाहता हूं दोस्तों। तो उसका क्या तरीका हो सकता है वो चीज दोस्तों मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना चाहते हैं तो याद रखिए सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होती है, ठीक है। तो याद रखिए जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, मुझे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज, मुझे उस सर्कल की रेडियस मालूम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है h, k, और मेरी जो रेडियस है बेटा, रेडियस, उसको मैंने क्या नाम दिया है? r। ये दो चीजें क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी। ओके, ठीक है। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और आपको मालूम होगा जब जब इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो हम उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये p है, ये q है, p आपको गिवन है और रेडियस तो r, ठीक है। और q आपको x, y जो है वो आपने एज्यूम कर लेना कि हाँ भाई सर्कल के ऊपर है, क्योंकि पॉइंट एक्स वाई यहाँ पर भी एक पॉइंट है, वहां पर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो उन सभी पॉइंट्स को जनरल फॉर्म में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? x, y। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस q और इस p और q के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या उस डिस्टेंस को रेडियस r बोला जा सकता है? तो आपने बोला यस, हाँ भाई रेडियस ही है। ओके, इक्वेशन जब भी निकालनी होती है ना, या तो हम एक्स वाई एज्यूम करते हैं। अगर आपने चैप्टर 10 पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का लिंक मैंने दे रखा है, आप उस चैप्टर को देख सकते हैं वहां पर बेटा, ठीक है। तो देखिए P और Q के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है? रेडियस r। और अब मैं बोलता हूँ कि P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालने कैसे? तो आप बोलेंगे भैया क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x में से माइनस करो h, x में से माइनस करो h उसका होल स्क्वायर, प्लस y में से माइनस करो k, y में से माइनस करो k पूरे का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऐसी निकलती है भाई, x में से x माइनस करो उसका होल स्क्वायर, y में से y माइनस करो उसका होल स्क्वायर, इक्वल टू में r चल रहा है मेरे दोस्तों, इक्वल टू में रेडियस r है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा। जब ये रूट हटेगा तो राइट साइड में यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्तों ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है बेटा, इसी को हम क्या बोला करते हैं? दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमने वृत्त की समीकरण ज्ञात कर लिए दोस्तों। तो अब देखो क्वेश्चन आपके पास कैसे आएंगे। क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास कैसे आने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूं गाइस कि हमें कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करके दिखानी है। ओके, सर्कल की इक्वेशन में फाइंड करके दिखानी है। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। कहता है कि जो सेंटर है, सेंटर वो है 2, -3 एंड जो रेडियस है
वो 4 के इक्वल है। हमें सेंटर दे रखा है 2, -3। ओके, हमें रेडियस दे रखी है कितनी, 4 यूनिट। ओके, तो देखिए कहते हैं सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो देखो याद रखो इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो जो सेंटर होता है, सेंटर वो हमारे लिए h, k होते हैं और रेडियस क्या बेटा हमारे लिए r। ठीक है, तो देखिए या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है 2, -3 और इसकी जो रेडियस है गाइस, रेडियस कितनी है r। मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है और जब भी इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो मैं उसके ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ x, y। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, यानी कि x में से माइनस करो 2 पूरे का होल स्क्वायर, y में से माइनस करोगे, y में से माइनस करोगे -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल टू में दोस्तों देखो ये ऊपर रूट भी आएगा, तो रूट जो होगा वो तो रेडियस कितनी है, रेडियस है 4, तो वो जो रूट को अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो 4 के इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो मैं रूट ना लगाऊं, और मैं रूट ना लगाऊं तो यहाँ पे राइट साइड में 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, आपने डेरिवेटिव फॉर्मूला याद रखा हुआ है, तो गाइस ये आपके लिए h है, h कितना है 2, k कितना है -3, तो मैं यहाँ पे h की जगह 2 रख दूंगा, k की जगह -3 रख दूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखो h -2 के यहाँ पे -3 तो देखो प्लस का 3 हो गया और रेडियस r जो है बेटा वो 4 का स्क्वायर हो गया। तो गाइस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो सॉल्व करके क्या आएगा, x² + 4 - 4x a - b का होल स्क्वायर, y² + 9 प्लस का 6y, राइट साइड में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, x² + y² माइनस का 4x प्लस का 6y और 4 और 9 13, 9 और 4 13 जब राइट में जाएगा भाई तो माइनस में आ जाएगा, तो 16 - 13 आंसर विल बी 3 और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके समझ में आया होगा। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए एक पार्ट हमने अभी किया, एक पार्ट और करके देखते हैं। मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 0 एंड हमें रेडियस भी दे रखी है गाइस, रेडियस हमें दे रखी है 6 यूनिट्स। ओके, वहाँ रेडियस 4 थी, यहाँ 6 दे दी। तो देखो इस सिचुएशन में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो तरीका सिंपल सा रहेगा, देखो सर्कल आपको मालूम है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, आपको रेडियस भी मालूम है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, हम एक पॉइंट इस पे यहाँ पे XY एज्यूम कर लिया करते हैं। सर्कल जो है अनेकों बिंदुओं से जा रहा है, उसमें एक पॉइंट XY। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x में से माइनस करेंगे 4, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए h है और ये आपके लिए k है, तो h और k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, x - 4 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस r का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। देखिए इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आएगा, x² + 16 - 8x y² इक्वल टू में 36 और देखो ये बन जाएगा x² + y² - 8x और बस ये जो 16 है राइट में चले जाएगा, हमारा बन जाएगा 20 और ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई दोस्तों। चलिए देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट, इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं। एक पार्ट मैं आपको और करा रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, ये हमारा सेंटर है और हमारी जो रेडियस है √a² + b²। कहते बताइए अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। हमें सेंटर ये दे रखा है और रेडियस वो दे रखी है। कहता बताइए अब सर्कल की क्वेश्चन क्या होगी। तो देखिए सिचुएशन में करेगा भाई, ये आपके लिए h का काम करेगा, ये k का काम करेगा। h और k की जगह, h की जगह a रख देंगे, k की जगह b रख देंगे, h की जगह a और k की जगह b, तो बनेगा x - a का होल स्क्वायर, y - a का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस r का स्क्वायर। तो सोचिए जब आप इस रेडियस का स्क्वायर करेंगे बच्चे
तो आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप में रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ओनली हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ax वाई स्क्वायर, और एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर है वो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस में 2by, राइट साइड में रहेगा 0। और ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड किया करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए और रेडियस आपको मालूम होनी चाहिए। दो चीज़ें अगर मालूम होंगी भाई तो सर्कल की इक्वेशन बड़े आसानी से आ जाएगी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। अब इसके उल्टा चलेंगे। अब तक क्या हो रहा था, अब तक हमें सेंटर और रेडियस गिवन थी, हम इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। अब इसका उल्टा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और उसके जरिए हम लोगों ने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हमें रेडियस के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो तरीका सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब होगा क्या ना, हमें जैसे पहले पार्ट की मैं बात करता हूँ, हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, सर्कल की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। अब सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो आपने इसकी शक्ल देखकर यहाँ पर आपने डायरेक्टली हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, दूसरा आपको रेडियस भी बतानी है। तो देखिए तरीका होगा क्या बेटा, देखो आपने इस सर्कल की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जरा सोचिए, अब यहाँ पे माइनस का जो h है, माइनस का h वो माइनस 2 के इक्वल है, तो h की वैल्यू आ गई 2। माइनस का जो k है, माइनस का k वो माइनस 3 के इक्वल है, तो सोचिए k की वैल्यू आ गई 3। और सोचिए r का जो स्क्वायर है, r का स्क्वायर वो 36 के इक्वल है, तो r यहाँ से आ जाएगा 6। हमें सेंटर चाहिए, सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, जब यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो सेंटर आपको प्लस में मिल रहा है। याद रखिएगा, अगर कभी प्लस का साइन हो तो उस सिचुएशन में ये दोनों आपके माइनस में मिला करेंगे। सेंटर मिल गया एंड रेडियस भी मिल गई भाई हमें कितना, 6 यूनिट। ओके, ये था पहला पार्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 20 दे दिया जाता है। कहते हैं कि बताओ भाई इसमें, इस सर्कल की इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और रेडियस क्या होगी। तो देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो देखो माइनस का h जो होगा वो माइनस 3 के इक्वल, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। ऐसे ही माइनस का जो k होगा, माइनस का k वो प्लस के 4 के इक्वल होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। साथ साथ जो r का स्क्वायर है वो तो 20 के इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √20। यानी कि अगर मैं बोलूँ सेंटर कितना, तो आप जवाब देंगे 3, -4, और रेडियस कितनी, आप जवाब देंगे √20। तो देखो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन था तो देखो प्लस का 3 आया, प्लस का साइन है तो देखो यहाँ पे माइनस का 4 आया। तो ये तरीका है बच्चे, ठीक है। अब देखो परेशान करने के लिए देखो कैसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आप तो ऐसे क्या ही परेशान हो गए यार, ठीक है। देखने वाले भी होशियार हैं यहाँ पे, है ना। देखो भाई क्वेश्चन दे दिया x² प्लस y² इक्वल टू में दे दिया
25 इस तरह से दे दिया गया भाई। अब देखो वहाँ पर तो x माइनस समथिंग कुछ का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे ओनली x का स्क्वायर है, ठीक है। अब बोल दिया सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए बच्चे ऐसे यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में ना ये जो x का स्क्वायर होता है इससे x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है। y का स्क्वायर है तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे और आगे तो 25 चल ही रहा है। तो देखिए अब अगर मैं बोलूँ सेंटर क्या है तो देखो ये h है, ये k है और रेडियस जो है गाइस हमारे लिए ये होगी देखो जो r का स्क्वायर है वो 25 के इक्वल है। तो बताओ सिर्फ r किसके इक्वल होगा, तो आपका जवाब होगा 5 यूनिट्स के इक्वल होगा। सेंटर मिल गया 0,0 और रेडियस मिल गई आपको 5 यूनिट। तो गाइस ये हमारे लिए सर्कल की इक्वेशन के जरिए हम लोगों ने सेंटर भी फाइंड कर लिया और रेडियस भी हमने फाइंड कर लिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है भाई, दिक्कत इसमें नहीं आएगी, दिक्कत इसमें नहीं आएगी भाई। दिक्कत क्या आएगी वो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y इक्वल टू दे देगा 20। कह रहे भाई ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, यानी एक्सपेंड करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर, ठीक है ना, ये जो सॉल्व करके आया है वो ये है। ओके अब कहते हैं कि इसको देखकर बताओ, इसको देखकर बताइए कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और सर्कल की रेडियस क्या होगी बच्चों, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो देखिए याद रखिए अगर इस तरह की फॉर्म अगर आपको दे रखी होगी ना तो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्लास 10th में था बेटा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 थी, उसमें आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। शायद आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा ना हो क्योंकि शायद इस सिलेबस से क्लास 10th के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन अगर ये नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अभी सीखेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए बेटा पहले आपने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। कैसे लाएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस के 8x लिख दो बेटा, वाई स्क्वायर है उसके साथ में माइनस का 6y लिख दो, राइट साइड में 20 है, ओके रिपोर्ट। एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस का 8x 6y, एक्स के साथ x वाई के साथ y, ओके सर ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस का 8x लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का 6y लिखा हुआ है, राइट साइड में 20 है। देखो मैंने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ रखा है, यहाँ पर भी मैंने स्पेस खाली छोड़ा है क्योंकि यहीं पर ही बेटा आपको कुछ जरूरी काम करना है। वो जरूरी काम क्या है जरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस 8x को देखो, एक्स स्क्वायर को मत देखना, इस 8x को देखो, इस x के साथ क्या नंबर है बेटा, आप बोलेंगे 8 है। तो आपने करना क्या है, जो भी इस x का कॉफिशिएंट होगा चाहे प्लस हो या माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने करना क्या है उस 8 का हाफ करना है, हाफ। हाफ तो आप बोल रहे हैं हाफ तो 4 होता है, तो 4 का बेटा क्या करना है ना, 4 का स्क्वायर ऐड भी कर लो, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। दोबारा सुनिएगा, जो x का कॉफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। यही चीज बेटा आपको यहां पर भी करनी है। y के साथ क्या दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, आप बोलेंगे 6 दिखाई दे रहा है, 6 के हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 6 के आधे का, 6 का आधा कितना होता है, आप बोल देंगे 3 होता है, 3 का स्क्वायर ऐड भी किया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सर ऐसा करके क्या मिलेगा, मिलना तो देखो क्या है बेटा, ऐसा है ना, ये जो इतना हिस्सा है, ध्यान से देखिएगा इस हिस्से को, आप इसमें पाएंगे कि जो x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है भाई, ये चाहे तो चेक कर लो, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये रहा, फिर 2a भी आता है ना, 4x का डबल, देखो क्या आ गया 8x आ गया। हाँ -16 के साथ कुछ नहीं करना, ओके सर। अब यहाँ देखो, इसको देखो भाई किस चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो स्क्वायर y के ऊपर है, स्क्वायर 3 के ऊपर है, बीच में 6y है लेकिन माइनस का है, माइनस है भाई,
तो यहाँ पर भाई समझ लो ये y माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा है 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके देख लो, a का स्क्वायर, फिर 2ab आता है ना 2ab, तो 2ab 6y तो होगा माइनस में, फिर प्लस में b का स्क्वायर। ओके, आगे क्या है माइनस का 9, राइट साइड में क्या चल रहा है 20 चल रहा है। अब देखो भाई ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 16 और माइनस का 9, माइनस का 25 होगा, वो माइनस 25 राइट साइड में जाके प्लस 25 हो जाएगा, इस 20 से मिलेगा तो वो 45 बन जाएगा। और इसके बेसिस पे बेटा अब मैं यहाँ पे बड़े इजीली सेंटर बता सकता हूँ। सेंटर हो गया -4,3 और रेडियस जो r का स्क्वायर 45 के इक्वल है, तो r तो रूट 45 के इक्वल होगा ना भाई, तो यानी कि सेंटर भी मिल गया और मेरे को रेडियस भी मिल गई। मैं मान के चल रहा हूँ भाई आपको ये बात समझ में आई। इसके जैसा भाई एक क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर उसके जरिए समझेंगे। अब देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। यहाँ पर भी देखो क्या है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा एक्स वाई सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी देखो फिर से वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर आप लोगों ने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन हमने अभी देखा, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा भाई पूरे देखो इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक्स का स्क्वायर नजर आ रहा है, वाई का स्क्वायर नजर आ रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, वाई स्क्वायर के साथ भी किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इस क्वेश्चन में आ गया। तो एक काम करो पहले ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे 2 से, 2 से कर दो डिवाइड खल्लास। लो भाई क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 10y, राइट साइड में तो 0 है तो 0 ही रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो जैसे पहले किया था, x के साथ रखेंगे x को, y के साथ रखेंगे y को, और राइट साइड में तो 0 चल ही रहा है भाई। x के साथ x को रखा, y के साथ y को रखा, राइट साइड में 0 रहेगा। अब देखो अब क्या करना है, जैसे कि बेटा मैंने बताया था x के साथ क्या नंबर है, x के साथ क्या नंबर है, तो आप बोल देंगे 6 है, 6 है, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर जोड़ना भी है घटाना भी है। फिर y के साथ कितना है 10, 10 के y के साथ 10 है, 10 के आधे का स्क्वायर जोड़ना भी है घटाना भी है, तो 10 का आधा होता है 5, 5 का स्क्वायर ऐड भी किया, 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, लो सर कर दिया। अब इसके बाद भाई यहाँ पर अब ध्यान से देखना, हमने इस पहले 3 को देखना है भाई, ठीक है। स्क्वायर है 3 का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है ना, ठीक है। ये माइनस का साइन ये बताएगा कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a आपके लिए x है और b यहाँ पर आपके लिए 3 है, तो देखो क्या बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करके देखोगे तो ये आएगा -9 ऐसे रहेगा भाई। ये इसको देखो भाई y का स्क्वायर प्लस का 10y और प्लस का 5, तो देखो y का स्क्वायर भी और 5 का स्क्वायर भी है, बीच में प्लस है तो ये प्लस ये बताएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 टू जा 10y, हाँ माइनस पे 25 रहेगा। ओके भाई ठीक है ना, ये रहेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये -9 और ये 25 बना देंगे माइनस का 34, और ये राइट साइड में जाके प्लस का 34 हो जाएगा भाई। तो अब अगर मैं बोलूँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या, सेंटर तो ये 3 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी रेडियस कितनी, तो रेडियस यहाँ पे √34 आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको समझ में आया भाई, तो अब तो अगर अभी तक अगर नहीं आया तो अब आ जाएगा भाई। एक क्वेश्चन और थोड़ा और डाउट क्लियर लो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू में 0 दे दिया, और कुछ है नहीं, राइट साइड में 0 दे रखा ओनली, ठीक है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है उधर, ठीक है। फिलहाल मान ले 0 है। देखो भाई यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 2 है, y स्क्वायर के साथ भी 2 ही है। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया, जो भी इनके कोफिशिएंट होंगे ना पहले उससे डिवाइड कर देना। अगर मान लो इन दोनों के साथ यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 से डिवाइड कर देता। तो लो भाई सबसे पहले
डिवाइड बाय 3, सॉरी डिवाइड बाय 2, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9/2x इक्वल टू में 0। ओके रिपोर्ट है। अब देखो इस x के साथ रख देंगे 9/2x को, और आगे रहेगा वाई स्क्वायर, राइट में तो 0 चल ही रहा है। तो इस बार जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगेगा ना भाई, तो वो इस पे लगेगा, क्योंकि यहाँ तो देखो सिंपल वाई स्क्वायर ही, और तो उसके साथ कोई वाई है नहीं ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ फालतू का एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया था, तो इन दोनों एक्स में से कोई एक एक्स रहना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं इस वाले हिस्से पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, 9/2x को लिखेंगे, हाँ वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन अब करना क्या बेटा, हमें जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या है 9/2, 9/2 का आधा करो, आधा हाफ करो, क्या बनेगा 9/4। 9 मत बोल देना, ठीक है, 9/2 का आधा करना है, तो आधा हाफ करके क्या बनेगा 9/4। 9/4 के स्क्वायर को ऐड भी करना है, और 9/4 के स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ऐसा करके क्या हुआ, ये जो इतना हिस्सा है भाई वो बन गया x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। देखो एक का x का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर, जब 2a भी करोगे भाई तो यही आएगा। हाँ, प्लस का y स्क्वायर है, इसको y - 0 का होल स्क्वायर लिख दो, और ये जो ये रह गया बेटा ये वाला पार्ट, इसको उठा के राइट साइड में भेज दो 0 के साथ, तो प्लस में 9/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेंटर क्या थे, सेंटर क्या निकला, तो सेंटर बोल देंगे भाई माइनस का 9/4, और रेडियस क्या निकली, रेडियस भी 9/4 ही निकली भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2a भी करके a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। जो y स्क्वायर था उसको मैंने सिंपली y - 0 का होल स्क्वायर लिख दिया, और जो ओनली माइनस का 9/4 का स्क्वायर रह गया इसको राइट साइड में मैंने भेज दिया है। तो देखो बेटा रेडियस होगी 9/4, और अगर मैं बोलूँ सेंटर क्या, तो माइनस का 9/4, 0 वो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो गाइज आप लोग ये समझ चुके हैं कि सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और अगर इक्वेशन गिवन हो तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड किया करते हैं। अब इससे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं NCERT 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 11.1 क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। कहता है कि find the equation of the circle that is passing through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16। देखिए बात कर रहा है एक सर्कल की, कह रहे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, पता नहीं कहां पर है, पर जहां भी है एक पॉइंट है 4, 1, और कहीं और भी एक पॉइंट और है 6, 5, ठीक है। कहता कि एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। सेंटर देखो यहां होता है ना हमारा बीचों बीच, तो इसके सेंटर से ही एक रेखा भी गुजर रही है, और वो जो लाइन है बेटा उस लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन हमारे पास, हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए। देखो जनरली कोऑर्डिनेट्स होते क्या है h, k, हमें नहीं बताए गए, ठीक है। दूसरा आपको इसकी रेडियस भी नहीं बताएगी। देखो रेडियस, ये रेडियस है जो कि कितनी है मुझे नहीं मालूम, ये भी रेडियस है तो भाई मुझे नहीं मालूम कितनी है, तो ना तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम है ना ही मुझे इसकी रेडियस मालूम है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे सर्कल की इक्वेशन पूछ ली गई है। तो देखो याद रखिए कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है भाई उसका यूज होगा यार, है ना। तो यहाँ पे बोल भी रखा है इसने कि देखो सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, और जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। देखो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो पक्का ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो यानी कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है भाई? सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 1 2 3, ये मेरी कोई लाइन है गाइस जिसकी इक्वेशन है x + y = 3। तो देखो इसके ऊपर एक पॉइंट क्या है 3,0। चेक करो क्या ये 3,0 x और y की जगह रखकर 3 आंसर देगा कि नहीं देगा? तो आप बोलेंगे यस। देखो यहाँ पर एक पॉइंट होगा 2,1। ये पॉइंट बताओ क्या इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलेंगे यस करेगा। ऐसी 1,2, ऐसी 0,3। तो गाइस ये होता है कि अगर कोई पॉइंट अगर किसी कर्व के ऊपर है या लाइन के ऊपर है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है तो यानी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है यानी कि ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में गाइस सबसे पहले तो हम एजम्पशन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट h, k be the center and r be the radius, राइट। तो बताइए अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप बोल देंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। ओके अब देखिए ये जो पॉइंट है 4,1, ये जो पॉइंट है बेटा 4,1, ये इस लाइन के ऊपर इस कर्व के ऊपर लाई करता है ना, राइट। अच्छा या फिर आप ऐसे ना करके एक काम और कर सकते हैं, अगर मान लेते ये इस पॉइंट को ना देते हैं O, ये P और ये Q। तो देखो आपको मालूम है जो डिस्टेंस O और P के बीच की होगी, O और P के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारे O और Q के बीच की भी होगी। O और P के बीच की डिस्टेंस भी रेडियस है और O और Q के बीच की डिस्टेंस भी रेडियस है। अगर मैं बोलूँ कि O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो आप बोल देंगे, फॉर्मूला लगाओ, H में से माइनस करना पड़ेगा 4 प्लस K से माइनस करना पड़ेगा 1, ओके, और इक्वल टू में OQ और Q के बीच का डिस्टेंस। तो देखो चाहे h में से 6 माइनस करो या 6 में से h माइनस करो, बात सेम ही है। मैं वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस कर रहा हूँ, h - 6 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा, ठीक है। एक तरीका ये था और एक तरीका क्या था कि आप x और y की जगह पहले 4,1 पुट कर लो, फिर x और y की जगह आप 6,5 पुट कर लो और दोनों ही इक्वेशन में r स्क्वायर राइट हैंड साइड तो इक्वल होंगे ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो भाई बात अल्टीमेटली वही आ जानी है। यहाँ पर अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और h - 4 का होल स्क्वायर, h² प्लस 16 माइनस 8h k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, राइट साइड में h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस में 10k। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से ये k स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचेगा माइनस का 8h माइनस का 2k और 16 प्लस 1 17, राइट साइड में बचेगा माइनस का 10k माइनस का 12h और 36 प्लस 25 61। देखिए उसके बाद वो जो माइनस का 12h है जब लेफ्ट में आएगा तो यहाँ प्लस का 12h बनेगा और यहाँ -8 में जब आप प्लस का 12 ऐड करेंगे तो ये 4h बन जाएगा। ऐसी वो जो माइनस का 10k है ये लेफ्ट में आके प्लस का 10k होगा और ये -2 जब उसमें से करेंगे तो प्लस का 10 और माइनस का 2 8k बन जाएगा। और ऐसी 61 में से जब आप 17 माइनस करेंगे बेटा तो ये 44 बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास h और k के टर्म्स में एक इक्वेशन आ चुकी है, h और k के टर्म्स में एक इक्वेशन आ चुकी है। अब ऐसी मेरे को अगर एक इक्वेशन और मिल जाए तो मुझे h और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैं अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला हूं, तो देखिएगा मैं लिखूंगा यहाँ पे सेंटर h, k लाई करता है ऑन किस पे, 4x + y = 16, ऑन 4x + y =
16। सो ये जो पॉइंट है h कॉमा के, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि पक्की बात है ये जो पॉइंट है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी मैं x की जगह h पुट कर सकता हूँ, y की जगह बेटा मैं k पुट कर सकता हूँ, और इक्वल टू में रहेगा 16। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है ना। अब मैं इनको सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्विंग 1 एंड 2। देखिए कोई सा भी मेथड आपको आता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगता हो उस मेथड को यूज़ कीजिए और इनको सॉल्व करके बेटा आप लोगों ने h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक प्रकार से इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से जब आप माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को तो 4h से 4h कैंसिल हो जाएगा, 8k माइनस k 7k, 44 माइनस 16 28, k की वैल्यू आ जाएगी 4। k को जब आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, मान लेते मैं इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो हमारे पास बचेगा 4h प्लस 4 इक्वल टू 16, 4h इक्वल टू 12, h की वैल्यू आ जाएगी 3। गाइस आपको h भी मिल चुका है, आपको k भी मिल चुका है। अब आपको चाहिए रेडियस r। ना जो r है बेटा, r रेडियस r है, वो OP के भी इक्वल है और वो OQ के भी इक्वल है। वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी यूज कर लो आप। मैं OP ले लेता हूँ। रूट में h में से माइनस करना है 4 और h की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 में से माइनस करना है 4, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k में से माइनस करना 1, यानी कि 3 में से माइनस करना 1, सॉरी k यानी 4 में से माइनस करना 1, 4 में से माइनस करना 1, तो 3 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, और गाइस r की वैल्यू आ गई √10। सो बच्चों मैंने सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। सेंटर क्या है मेरे लिए, सेंटर h है 3 और k है 4, ठीक है। मैंने रेडियस भी फाइंड कर ली। अब बताइए सेंटर भी आपके पास है, रेडियस भी आपके पास है, तो बताइए इक्वेशन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। इक्वेशन हो जाएगी कितना, इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस √10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। ओके, और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस का 9 और प्लस का 16 25 माइनस 10 15, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस ये आपका आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चले गया है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम इसके तरह ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए मैं एक बार इसको दोबारा से बताना चाहूँगा कि हमने कैसे किया है। इस पूरे क्वेश्चन में बोला गया था कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 4,1 और एक पॉइंट है 6,5। साथ साथ हमें ये बता रखा है कि उस सर्कल का जो सेंटर है h, k वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है गाइस, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास ना तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ना ही मेरे पास रेडियस दे रखी है। तो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सेंटर मान लिया h, k, ठीक है। तो देखिए मैंने इस O और P के बीच की डिस्टेंस को किसके इक्वल रख दिया, O और Q के बीच की डिस्टेंस के इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि दोनों रेडियस है ना। तो देखो O और P के बीच की डिस्टेंस ये रही, O और Q के बीच की डिस्टेंस ये रही, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, वो दोनों ही हमारे लिए रेडियस है, ठीक है। ओके, तो देखो मैंने इन दोनों को सॉल्व जब किया बेटा मैंने, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। बस एक काम अभी तक ये हुआ है। अब दूसरा काम क्या किया हमने कि भाई ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस बात है ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने x की जगह h रख दिया, y की जगह k रख दिया, तो बन गया 4h प्लस k इक्वल टू 16। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यानी कि सेंटर मिल गया 3,4। अब इस 3 को यहाँ पुट कर लो, 4 को वहाँ पुट कर लो, आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी।
रेडियस भी मिल गई, सेंटर भी मिल गया और आपको इक्वेशन भी मिल गई भाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके दोस्तों, अब हम आपके एनसीईआरटी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 11.1 से। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, ये जो इंटरसेप्ट शब्द है बेटा, ये आपने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोगों ने इंटरसेप्ट वर्ड पढ़ा हुआ था। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या था भाई? इंटरसेप्ट का मीनिंग ये था कि कोई भी लाइन या फिर कोई भी कर्व अगर वो एक्स एक्सिस को कट करती है कहाँ पे? a,0 पे, और वाई एक्सिस को कट करती है कहाँ पे? 0,b पे। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस लाइन के जो इंटरसेप्ट हैं वो क्या है? a एंड b। मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि एक लाइन के इंटरसेप्ट 2 एंड -3 हैं, तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन के इंटरसेप्ट 2 एंड -3 है, -3। तो देखिए, यानी कि x को 2 पे कट करेगा, अब -3 तो यहाँ नीचे होगा ना, तो y को -3 पे कट करेगा। सही बात है। ऐसे ही बेटा, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में, ये जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो, इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, मैं एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक सर्कल की बात कर रहा है, एक सर्कल की बात कर रहा है दोस्तों। ओके, एक सर्कल हमें गिवन है, ये हमारा हो गया ओरिजिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कल है हमारा, वो सर्कल कहाँ से गुजर रहा है भाई? 0,0 से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये सर्कल एक्स एक्सिस को भी तो कहीं ना कहीं कट कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने क्या बोल दी? a। उसी प्रकार से ये जो सर्कल है, ये y एक्सिस को भी कहीं ना कहीं तो कट कर रहा है, तो वहाँ पर भाई x तो 0 होगा, पर y की वैल्यू तो कुछ होगी, वो वैल्यू b है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था कि द सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वो भाई मैंने कर लिया, इसको बना लिया। अब बोलता है सर्कल की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन निकालने के लिए भैया आपको माफ करना दोस्तों, माइक में थोड़ी खराबी की वजह से ये जो पार्ट है ग्रीन बोर्ड पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसको मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा है। देखिए, क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ना तो मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ना ही मुझे इसकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। तो ना तो सेंटर मालूम है, ना रेडियस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप इसमें सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो और इसमें रेडियस के भी कांस्टेंट रेडियस की भी वैल्यू आप फाइंड करो। तो देखिए होगा क्या, मैं आपको क्लास 9th के कॉन्सेप्ट है वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्लास 9th में बेटा आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जब भी कभी हम बात करते हैं किसी सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा एक सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल में मेरे दोस्तों आप इस पॉइंट और इस पॉइंट से बेटा जितने भी कॉर्ड बना लो, जैसे एक कॉर्ड ये रही और एक कॉर्ड ये रही, तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो एंगल बनेगा वो कंफर्म कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ऐसे अगर मैं बोलूं कि एक कॉर्ड आप ऐसे बना लो, एक कॉर्ड आप ऐसे बना लो, तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये डायमीटर हो। सही बात है दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं कभी आपसे बोलता हूँ कि एक सर्कल है, सर्कल में ये एक कॉर्ड और ये हमारी दूसरी कॉर्ड, और इन दोनों कॉर्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो याद रखिए, समझ जाना कि भैया इस सिचुएशन में अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लूँ, तो ज्वाइन करने से ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन होगी, ये पक्की बात है, ये लाइन क्या हुआ करेगी? ये लाइन हमारे लिए डायमीटर हुआ करेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक जो ये वाली कॉर्ड है और दूसरी जो ये वाली कॉर्ड है, इन दोनों कॉर्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, वो लाइन हमारे लिए डायमीटर होगी। तो इस बात से सभी एग्री करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, और ये क्यू है और ये तो ओ है ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस जो पी ओ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ओ क्यू पे। सो जो एंगल पी ओ क्यू है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। हेंस वी कैन से जो पी क्यू होगा, पी क्यू, वो हमारे लिए क्या माना जाएगा बेटा? उसको
डायमीटर मान लिया जाएगा, पी क्यू को डायमीटर मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पी क्यू अब हमारे लिए डायमीटर बन चुका है। तो देखिए, अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे लिए सेंटर होता है। वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एच कॉमा के है, जो मुझे मालूम नहीं, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा देखिए, तो सी जो होगा, सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा के, इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आप इस एच को फाइंड करना चाहते हो, सिंपल सा तरीका है, आप इस जीरो में प्लस कर दोगे इस ए को, उसे कर दोगे आधा, और ऐसे अगर आप इस के को फाइंड करना चाहते हो तो इस के को फाइंड करने के लिए आप इस बी में प्लस कर दोगे जीरो, इसे कर दोगे आधा। देखो, क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ना कि अगर आपको x निकालना है तो फॉर्मूला लग जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, एंड y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, a बाई टू कॉमा b बाई टू। अब हमें चाहिए रेडियस। तो देखिए, p से लेकर q तक तो हमारे लिए डायमीटर है, पी क्यू। अगर मैं पूछूं डायमीटर क्या है भाई, ना, तो डायमीटर जो है वो हमारे लिए पी क्यू है। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस P और इस Q के बीच की डिस्टेंस, देखो ये 90 डिग्री का है यार। ठीक है, तो आप चाहो तो इन दो पॉइंट का यूज भी कर सकते हो, और आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। देखो, a में से माइनस करना पड़ेगा जीरो, a माइनस जीरो का होल स्क्वायर, प्लस जीरो में से माइनस करना पड़ेगा b, तो जीरो माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे लिए हो गया डायमीटर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इस a के स्क्वायर में आपको b का स्क्वायर प्लस करना पड़ता, तो आपको डायमीटर मिल जाता। ठीक है, तो डायमीटर ये आ गया। तो अगर मैं पूछूं रेडियस कितनी होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि वो आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसका आपको हाफ करना पड़ेगा। तो रेडियस मिल गया दोस्तों हमें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे के अपॉन में 2। रेडियस भी मिल चुकी है हमें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं a बाई टू कॉमा b बाई टू। अब देखिए, अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए बेटा x माइनस एच यानी a बाई टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई फोर माइनस टू ए बी, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर माइनस टू वाई बी बाई टू इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रहेगा फोर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई फोर और बी स्क्वायर बाई फोर तो कैंसिल हो जाएगा। ओके सर, रहेगा एक्स स्क्वायर, दो से दो कैंसिल, माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, राइट साइड में रहेगा जीरो। तो आप कह सकते हैं कि हमारे सर्कल की कुछ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू में जीरो। ये हमारे सर्कल की इक्वेशन हुई दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। तो देखो भाई, सर्कल जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सर्कल के एनसीईआरटी में जितने भी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी चैप्टर में देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराबोला। उसको भी मैं बेसिक से बताते हुए आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। बाकी देखो, आपको भी जब भी टाइम मिलता है यार, तो है ना, आप लोग भी मतलब कि इन सभी क्वेश्चन, ये नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो देखकर ही आपका काम हो जाएगा। आपको
जितने भी नए नए क्वेश्चन कहीं से अगर सीखने को मिलते हैं, इन्हीं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इनको भाई प्रैक्टिस करते रहो बार बार। ये जब हो जाए तो कुछ नया आप ढूंढो, ठीक है, मतलब नया सीखते रहोगे भैया तो आपको ये चीज़ें ना आसान लगने लगेंगी बहुत ज़्यादा, और खुद ही ना अपने आप ही इंटरेस्ट बनता है जब चीज़ें हमको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए पैराबोला शुरू करते हैं, ठीक है। ओके तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सर्कल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इस कॉनिक सेक्शन चैप्टर का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, ये हमारी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अब पैराबोला क्या होता है मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई डबल लैप्ड कोन हमारे पास हो, डबल लैप्ड कोन होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए ये जो लाइन है इसके पैरेलल आप लोगों ने यहाँ से कट करना है पैराबोला को, ठीक है, इसके पैरेलल। तो देखिए ये आपकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो देखिए अब जो आपके पास जो शेप आती है ये कुछ इस टाइप की बनती है बेटा। तो ये जो शेप है इस शेप को हम लोग क्या बोला करते हैं, इस शेप को हम बोला करते हैं पैराबोला। अगर मैं इस शेप को साइड से देखूँ तो ये हमको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, तो ये हमारे लिए पैराबोला है दोस्तों। ओके तो अब ये जो पैराबोला है ये तो हमको समझ में आ गया कि ठीक है कॉनिक सेक्शन में डबल लैप्ड कोन अगर हमारे पास हो तो पैराबोला को कैसे फाइंड किया जा सकता है, कैसे बनाया सकते हैं हम, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन में कुछ होती है बच्चों, जैसे सर्कल की क्वेश्चन आप लोगों ने देखी, अब ऐसे हम इस डबल लैप्ड कोन में पैराबोला की जो इक्वेशन है हम उस इक्वेशन को भी देखना चाहते हैं, और मैथमेटिकली इसकी जो डेफिनेशन क्या है उस डेफिनेशन को भी बच्चे हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। जब हम बात करते हैं पैराबोला की डेफिनेशन की तो बेटा हम कहते हैं कि इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, या फिर इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, फ्रॉम a fixed line known as directrix and a fixed point known as focus। तो बच्चे ये हमारी होगी डेफिनेशन। अब इसका मीनिंग क्या है एक बार वो समझते हैं। देखिए बच्चे ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन से कुछ ही दूरी पर एक पॉइंट है, एक वर्टिकल लाइन बेटा मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन को नाम दिया जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ओके, और ये हमारे लिए हो गया फोकस, ओके। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एकदम, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट यहां पर होगा मिड पॉइंट, ठीक है। इस मिड पॉइंट को V से डिनोट किया जाता है। V का मतलब होता है वर्टेक्स, इस V का मतलब होता है वर्टेक्स। दोबारा सुनना, एक स्ट्रेट लाइन राइट, और एक पॉइंट है जिसको हमने क्या बोला फोकस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है भाई, हाँ मिड पॉइंट है, थोड़ा मैं उस साइड में बना देता हूँ इसको, ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को V से डिनोट किया जाता है वर्टेक्स, राइट। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो पॉइंट है क्या ये पॉइंट इस लाइन से और उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस इक्वल डिस्टेंस पे है। क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, ये जो है इसका और उसका क्या है मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस बात है इस पॉइंट की जो डिस्टेंस यहाँ से होगी वही डिस्टेंस इस पॉइंट की वहाँ से भी होगी। इस बात से सभी सहमत होंगे। अब बेटा मैं बोलता हूँ कि क्या इस पॉइंट के अलावा भी कोई और पॉइंट ऐसा हो सकता है जो इस लाइन से और उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो भाई मैंने बोला यस हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चले जाके थोड़ा सा राइट में हो जाओ, थोड़ा सा राइट में, ठीक है जी। तो अब बेटा देखिए जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है वही डिस्टेंस हमारी इन दोनों के बीच में भी है, यानी कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट की इस लाइन से भी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस पॉइंट,
ओके अच्छा, क्या इसके अलावा भी और कोई पॉइंट हो सकता है? तो आप बोलेंगे यस हो सकता है। मैं बोला थोड़ा और ऊपर जाओ और थोड़ा सा राइट में हो जाओ। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन करो यहाँ से और इसको ज्वाइन करो यहाँ से, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या भाई इक्वल है। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि यहाँ से और इस लाइन से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो होता क्या है, इन सब पॉइंट्स पे जब ज्वाइन किया जाता है बेटा, इन सब पॉइंट्स पे जब ज्वाइन किया जाता है तो जो शेप हमारे पास से बन के आती है, ये जो शेप है भाई, इस शेप का नाम क्या होता है, पैराबोला होता है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे लिए फोकस है, ठीक है। ज्वाइन कर दिया तो ये मिड पॉइंट, ये हमारे लिए होता है वर्टेक्स। तो यहाँ से एक लाइन ऊपर को जाती है, लाइन एक कर्व ऊपर को जाती है और एक कर्व ऐसे नीचे को आती है। तो होगा क्या, अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है, तो इस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इस पॉइंट की यहाँ से भी होगी। ये डेफिनेशन है किसकी, पैराबोला की। जरूरी नहीं तुम इस पॉइंट को लो, पॉइंट लो भाई, वहां पे ले लो यार, पॉइंट ले लो भाई, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस यहां से होगी वही डिस्टेंस इस पॉइंट की यहां से भी होगी। सही बात है। इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो भाई, कहीं पर भी ले लो, ठीक है ना। उस पॉइंट को, जैसे अगर मैंने ये ले लिया तो इस पॉइंट को जब मैं इससे ज्वाइन करूंगा और इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर मैं इस पे ज्वाइन करूंगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे भैया। ये बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन भैया, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा हमने ये पैराबोला, ये शेप बनाई है और इस शेप को क्या नाम दिया गया है, नाम दिया गया है पैराबोला, ठीक है। तो भाई पैराबोला की डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। देखो पॉइंट एक नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक शेप हमारे पास आएगी। वो जो शेप, वो शेप का नाम पैराबोला है। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। उस लाइन का नाम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है, उस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हो, उन सब पॉइंट को ज्वाइन करने से एक शेप आएगी हमारे पास, और उस शेप को हम बोला करेंगे क्या, उस शेप को बोला करेंगे पैराबोला। तो बच्चों ये होगी डेफिनेशन। पैराबोला क्या होता है आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब देखिए होगा क्या ना बेटा, हमारे सिलेबस में जो पैराबोला हम लोगों ने पढ़ना है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि ये वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है यार, वर्टेक्स कार्टेशियन प्लेन में वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है। देखो पैराबोला हमारा ऐसा हो सकता है ना, पैराबोला हमारा यहाँ पर हो सकता है। अच्छा जरूरी नहीं ऐसा हो पैराबोला, पैराबोला हमारा ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है जी। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स पॉइंट, और ये क्या हो गया हमारा पैराबोला हो गया। ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला हमारा ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला फोकस ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, वो पैराबोला कौन सा होगा, वो पैराबोला ऐसा होगा कि अगर ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स, उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0,0। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमें कौन सा पैराबोला पढ़ना है, वो पैराबोला जिसके वर्टेक्स क्या होंगे 0,0। होने के तो वर्टेक्स कुछ भी हो सकते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 कुछ भी, बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है उसमें वर्टेक्स क्या हुआ करेगा बेटा 0,0। तो बेटा मैं अब उसी पैराबोला की यहाँ पर अब बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों जरा समझेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मेरे लिए पैराबोला है, ओके। और पैराबोला पे बेटा ये मेरे लिए फोकस है, फोकस, ओके। ये हमारे लिए वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, ओके। अब जरा देखिए यहां से अगर इस डिस्टेंस को a बोल दिया जाए, कुछ तो डिस्टेंस हुआ करेगी, ठीक है। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट बेटा इस हिसाब से क्या होंगे, a,0, ठीक है। अब देखो जितनी डिस्टेंस पे वर्टेक्स से फोकस है उतनी डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में हमारी डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। इसको क्या बोला करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स,
ओके, ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी बेटा थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो ये फोकस है तो ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। वर्टेक्स एकदम मिड पॉइंट होता है ना। तो ये वर्टेक्स जो है बेटा वो एकदम मिड पॉइंट है किसका, इसका और इसका। ओके, अच्छा सोचो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 है, तो यानी ये जो पॉइंट रहा होगा वो -a,0 रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, चैप्टर 10 में आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -a। ये इक्वेशन होगी किसकी, इस डायरेक्ट्रिक्स की। ओके ओके सर, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है 1 0, ये पॉइंट क्या है 2 0, ये पॉइंट क्या है 3 0। ठीक है, तो मान लो एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है तो इसको तुम बोलोगे x इक्वल टू 4, ऐसे जा रही होगी लाइन तो इसको क्या बोलोगे x इक्वल टू 3, इसे क्या बोलोगे x इक्वल टू 2। तो ऐसी यहाँ से जा रही है भाई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -a, तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -a। ठीक है, ऑरिजिन से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस a है, तो इसलिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए a,0। ये भी ठीक है। ओके, अब देखो आप क्या फाइंड करना चाहते हो, आप फाइंड करना चाहते हो इस पैराबोला की इक्वेशन, आप फाइंड करना चाहते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला से क्या मतलब है बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। जैसे सर्कल की इक्वेशन निकाली थी ऐसे पैराबोला की इक्वेशन देखेंगे। तो देखिए बेटा होता क्या है ना, इक्वेशन जब भी फाइंड करनी होती है तो आपको मालूम है कर्व के ऊपर एक पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लेट कर लिया, लेट से दिस पॉइंट इज P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक है, अब जरा सोचिए पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं ये पॉइंट F है, ये पॉइंट P है, तो P से लेके F के बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी। अब ऐसे अगर मैं बोलूँ इस P से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, तो लेट से दिस पॉइंट इज Q, राइट। ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, Q है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है कि जो डिस्टेंस P और F के बीच की होगी वही डिस्टेंस हमारी P और Q के बीच की भी होगी। बोलो दोस्तों, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। देखो अभी फिलहाल नहीं लग रहा होगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मेरा रफ डायग्राम है भाई। ठीक है ना, लेकिन पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूल क्या है भाई कि इस कर्व के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस यहां से होगी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे भाई। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से P और F के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस P और Q के बीच की भी होगी। तो देखो अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि P और F के बीच की डिस्टेंस निकालो, इस P और इस F के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए ऐसा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला जो क्लास 10th में पढ़ा तो उसको यूज करेंगे x माइनस a इसका होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू में P और Q के बीच की डिस्टेंस। तो देखो P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए Q के कोऑर्डिनेट्स भी तो मालूम होने चाहिए। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस Q में यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, आप रिप्लाई करेंगे -a। आप इस लाइन में कितना भी ऊपर चले जाओ भाई, x की वैल्यू कितनी रहेगी, -a ही रहेगी। ओके, अच्छा ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए y क्यों सर, देखो ऐसा है ना, ये हाइट कितनी थी भाई, ये हाइट कितनी थी, तो आप क्या बोलेंगे y। वैसे ये हाइट भी कितनी होगी, आप क्या बोलेंगे y। अगर देखो नहीं यकीन हो रहा तो देखो यकीन दिलाता हूँ, यकीन होना जरूरी है। जैसे बेटा मैं आपसे बोलता हूँ ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं x तो 2 है और y 1 2 3, y कितना है 3 है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ लेफ्ट में आ जाओ, बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x कितना 1 2 3 4, x यहाँ पे कितना है -4 और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो 1 2 3, हाइट वही 3 ही रहेगी।
-4, 3। तो देखो पैरेलल आप कितना शिफ्ट कर लो, y सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर भी x कितना 1 2 -3, y कितना 1 2 3। ऐसे ये जो पॉइंट है -2, 3। तो आप पैरेलल कितना भी चले जाओ भाई, कितना भी, y चेंज नहीं होता। तो आप पैरेलल ही तो आए हो, इस x एक्सिस के पैरेलल ही तो आए हो आप। तो वहाँ पर ये y है तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, y होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो ये, अब देखो ऐसा है ना, अगर ये क्या बोलते हैं, ये चीज़ अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं जितने भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ना, वो सारे बेटा मैं यहाँ पे भी समराइज कर दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, इसको भी देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो बेटा आप लोग। अब देखिए पी क्यू निकालना है, पी क्यू, पी से लेके क्यू के बीच की डिस्टेंस, तो एक्स में से माइनस करना पड़ेगा माइनस से, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और y से माइनस करना पड़ेगा y, सो y माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ओनली बचेगा x माइनस ए का स्क्वायर, y स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये तो जीरो बन गया यार, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, देन y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, तो जीरो है भाई। ठीक है, तो x स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, खल्लास। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे y स्क्वायर, इस -2x को भाई वहाँ भेज दो, क्या बन जाएगा 2ax, और ये प्लस का 2x क्या बन गए भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखो ये आप लोगों ने ना इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर लिया। क्या है पैराबोला की इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों ने पैराबोला की इक्वेशन निकालनी सीख ली है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, ये सब चीज़ भले ही पल्ले ना पड़ी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये जरूर याद रख लेना भाई। ओके, ठीक है भाई। अब इसमें ना एक चीज़ और होती है, जब भी हम बात करते हैं किसी पैराबोला की, देखो जैसे पैराबोला ये है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। तो देखो होता क्या है ना, ये जो पैराबोला की जो चौड़ाई होती है, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते रहते हो ना भाई, ये इंक्रीज होती रहेगी, ये इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा पैराबोला है, ठीक है, यहां पर इसका फोकस होगा, यहां पर इसका क्या होगा भाई, फोकस होगा कि नहीं होगा। और आपको मालूम है फोकस को हम किसे डिनोट करते हैं, a,0 से। तो देखिए आपको मालूम है जैसे जैसे आप आगे आते रहोगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ फोकस से इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेकर इस P से लेकर इस Q तक इसकी लेंथ कितनी है, इस P से लेकर Q तक की जो लेंथ होती है, इस लेंथ का नाम होता है लेटस रेक्टम। क्या नाम होता है, लेटस रेक्टम। तो उस लेटस रेक्टम की लेंथ को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो सिंपल सा तरीका है, सोचिए अगर मान लो ये L है तो ये भी क्या होगा, L होगा, राइट। बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस P के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a, क्योंकि ऊपर कितना भी चले जाओ x में तो a ही रहना है। ठीक है, ये a है भाई, तो ये आप तुम ये तो हमारा ये जो पॉइंट इसमें बेटा ये हमारा a ही रहेगा। बट हाइट कितनी है भाई, आप बोल दोगे L। तो ये जो a, L है, ये जो a, L है, ये इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, एट a, L, तो y की जगह आप L रख दो, L स्क्वायर 4a, और x की जगह आप a रख दो, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर। तो बताओ L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू, तो देखो रूट हटेगा 2, मतलब स्क्वायर से यहाँ ऊपर रूट आएगा ना, तो जो रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी और a स्क्वायर की वैल्यू a आ जाएगी। तो L कितना आ गया 2a, तो ये 2a है भाई। ठीक है, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा 4a हो जाएगा। तो कभी भी पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का मतलब क्या है भाई, कि जो पैराबोला है ये फोकस है, तो इस फोकस से चौड़ाई कितनी है भैया, इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो आंसर क्या देना आप लोगों ने, आप लोग रिप्लाई क्या करेंगे 4a, ये आप लोगों ने इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, भूला मत इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए पैराबोला कैसे कैसे हो सकते हैं।
अब काम की चीज आपके यहाँ पे शुरू हो रही है भाई। एक पैराबोला में बेटा मैंने सब चीजें यहाँ पे ड्रैग करके दिखाई हैं, ठीक है। अब जो आपको याद रखनी है वो बातें बेटा मैं आपको एक बार फटाफट से याद दिला देता हूँ, फटाफट से एकदम। देखिए पैराबोला के जो शेप्स आपको याद रखने होंगे वो देखो क्या क्या है। सबसे पहला बेटा जो पैराबोला आप लोगों ने भी देखा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो फोकस ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ए स्मॉल ए, तो ए कॉमा 0। तो इस सिचुएशन में अगर ये फोकस है तो इतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो पॉइंट होगा वो माइनस ए कॉमा 0 होगा। सोचो अगर वो ए 0 है तो ये क्या होगा, माइनस ए 0, ठीक है। तो बच्चे x इक्वल टू माइनस का ए। तो बेटा इसमें क्या याद रखना है, अगर बोले इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ओके। अगर बोले फोकस क्या है, फोकस आप बोल देंगे भैया a कॉमा 0। अगर बोल दे डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, तो जवाब दे देंगे क्या, x इक्वल टू माइनस ए। देखो y तो 0 है इसमें, और यहाँ पे फोकस अगर x इक्वल टू ए है तो डायरेक्ट्रिक्स उसका अपोजिट होगा, साइन चेंज कर देना, माइनस ए। अगर बोल दे लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम, तो भैया जवाब दे देना वो किसके इक्वल होगा, 4a के इक्वल होगा। याद रख पाओगे, ठीक है सर रख लेंगे यार। अब देखो भाई ये हो गया ना। अब जैसे ये था, अब जरूरी नहीं है पैराबोला उस साइड में हो, ये भैया हमारा इस तरफ में भी हो सकता है, पैराबोला ये इस टाइप से भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा ना, ये x है, ये y है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a है, a, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा 0, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0। तो इस हिसाब से भैया क्या बोलते हैं, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो देखो ये माइनस ए है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, a कॉमा 0 होगा। तो इस बार जो इक्वेशन इसकी हो जाएगी वो x इक्वल टू ए हो जाएगी। तो देखो क्या क्या चीज़ याद रखनी होंगी। अगर बोले पैराबोला तो जवाब क्या देंगे, जवाब देने देखो वहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x एक्सिस पे बन रहा है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x एक्सिस पे ही बन रहा है लेकिन इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, ये जवाब देना है भाई, ठीक है दे देंगे भाई, ओके। अगर बोले फोकस, तो फोकस क्या, फोकस है माइनस ए कॉमा 0, माइनस ए कॉमा 0। अगर बोले डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स तो मालूम है x इक्वल टू ए। और बोल दे लेटस रेक्टम, सब में सेम है भाई ये तो, लेटस रेक्टम 4a। डायरेक्ट्रिक्स बोले तो x इक्वल टू कितना, a। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब देखो दो तरह के पैराबोला हो गए, जब पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक केस क्या हो सकता है भाई, पैराबोला इस बार वाई एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। देखो इन सभी केसेस में एक चीज देखो भाई, वर्टेक्स क्या है 0,0, वर्टेक्स कौन है 0,0, ठीक है। वर्टेक्स कौन है भाई 0,0। अब इस बार फोकस यहाँ ऊपर होगा, तो सोचो भाई सोचो 0,a, फोकस को a से डिनोट करना है, ठीक है पैराबोला में। तो यहाँ नीचे उतनी डिस्टेंस पे नीचे भाई हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, तो ये जो पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा ये हो जाएगा 0,-a, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स है। अगर बोले इसकी इक्वेशन क्या, तो जवाब देते हैं देखो x 0 है इस बार, तो y इक्वल टू कितना है माइनस का a। अगर बोले भैया इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन, तो जवाब दे देना देखो जब x एक्सिस पे बनता है तो हम क्या बोलते हैं वाई स्क्वायर, जब y एक्सिस पे बनता है तो जवाब क्या देना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर बोले फोकस तो 0,a, फोकस हो गया, पैराबोला हो गया।
डायरेक्ट्रिक्स भी लिखी थी हमने, लेटस रेक्टम भैया सेम रहेगा, लेटस रेक्टम दैट विल बी 4a, ये भी हो गया। तो भाई ये तीसरा हमारा पैराबोला, आप इसको याद रखेंगे। और एक लास्ट, तो देखो आप तो चौथा आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस बार ये नीचे की तरफ है भाई, ये हमारे लिए फोकस है इस बार। तो यहाँ से लगी डिस्टेंस a है भाई, तो इस हिसाब से ये 0, -a हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट्रिक्स इस बार हमारे ऊपर रहेगी, यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जैसे ये -a है ना, तो y = a होगा, ओके। वहाँ पे क्या था, y = -a था, यहाँ पे क्या y = a है, ओके भाई, ठीक है। x एक्सिस, ये y एक्सिस, x y, राइट, ओके। अगर बोले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला, तो देखो y एक्सिस पे बन रहा है बट नीचे की साइड है, तो y² = -4ax। बोले फोकस, तो फोकस हमारे लिए क्या है, 0, -a। देखो ये फोकस हमें बताया करेगा भाई, ठीक है ना, कि पैराबोला की शेप किधर की है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स आपको मालूम ही है, -a है यहाँ पे, तो y = +a। और लास्ट और लेटेस्ट रेक्टम अगर बोल दें तो आंसर विल बी 4a। तो भाई ये चीज़ है, अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। याद करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आपको कैसे दिखने वाले हैं, एक बार वो देखते हैं फटाफट से। ओके बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन हमें बोल देता है कि एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y² = 8x। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, और अब हमसे बोल दिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड लेटेस्ट रेक्टम। 3 चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें बोल दी गई हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन की इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, पैराबोला की इक्वेशन को देखो, y का स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, y², राइट। x और y में से किसी एक के साथ ही स्क्वायर है, वो y के साथ है। तो याद रखिए जब भी y² गिवन होगा तो ये x एक्सिस पे बनेगा, x² गिवन होगा तो y एक्सिस पे बनेगा। देखो यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है पूरा ही, ठीक है। तो याद रखिए बनना x पे है और पॉजिटिव साइड बनना है, इस टाइप की शेप है भाई इसकी। और आपको मालूम है इस टाइप की जो शेप होती है, वो जो पैराबोला होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है y² = 4ax। तो करना क्या, अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, कंपेयर करो भाई, कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4a लिखा हुआ है ना, वहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यानी कि जो 4ax है वो 8x के इक्वल है। तो x कट जाएगा तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, यानी कि पक्की बात है यहाँ पर होगा फोकस, ठीक है। तो सोचो a अगर 2 है तो फोकस हमारा होता था a, 0, यानी हो गया 2, 0, फोकस आ गया। अगर बोले डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो यहाँ y तो 0 है, तो x की वैल्यू 2 लिखी है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी भाई, तो ये बन जाएगा x = -2, राइट। अगर बोले भाई लेटेस्ट रेक्टम, तो उसकी लेंथ होती है 4a, तो 4a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मालूम है 8, तो लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया भाई। बताइए इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इक्वेशन गिवन थी पैराबोला की, उसके जरिए बेटा मैंने तीनों चीज़ें फाइंड की। अब देखिए क्वेश्चन और देखो, हमें बोल दिया गया x² = -9y। अब ये दे दिया भाई x² जो वो -9y के इक्वल है, और कहता है कि इसमें वही 3 चीज़ें फाइंड करो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या इस तरीका वही फिर से सेम रहेगा। देखो x² लिखा हुआ है, x² देखते हैं मैं समझ गया कि पक्की बात है ये y एक्सिस पे बनने वाला है, y एक्सिस पे बनेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि ये अब ऊपर की तरफ नहीं बनेगा, अब ये कहाँ बनेगा भाई, अब ये नीचे की तरफ बनने वाला है, ठीक है भाई। अब देखो इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन होती है क्या, x² = -4ay। तो कंपेयर करो भाई, -4ay जो है वो -9y के इक्वल है, तो कंपेयर करो, कंपेयर जब करेंगे भाई तो आप पाएंगे -4a जो है वो -9 के इक्वल है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/4, a मिल गया। अब चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए होगा फोकस, तो फोकस तो यहाँ होगा भाई, फोकस यहाँ होगा, यानी 0,
माइनस ए यानी कि 0 माइनस में 9/4, ये फोकस हो गया। अगर बोले डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x तो 0 है ना और y माइनस 9/4 है, तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव में हो जाएगी, y इक्वल टू 9/4। अगर बोले लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम तो 4a के इक्वल होता है, -4a -9 के इक्वल है, तो 4a किसके इक्वल हो जाएगा, वो 9 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर पैराबोला की क्वेश्चन आपको गिवन होगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई पक्की बात है, हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं, आपसे बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले पार्ट में बोल दिया वर्टेक्स जो है वो 0 0 है और फोकस जो है भाई वो 3 0 है, ये चीज दे दी गई। इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है और फोकस 3 0 है। तो इसको देखकर समझ जाओ ना, इसको देखकर समझ जाओ भाई कि भैया वर्टेक्स ये है और फोकस यहाँ है, तो ये जो है ये ऐसी शेप होगी, ठीक है। और ऐसी शेप होने का मतलब देखो फोकस जो हमारा होता है, फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0, तो यानी a0 को 3 0 से कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, राइट। और जो पैराबोला की जो इक्वेशन होनी चाहिए, स्पेशली जो x एक्सिस के अलोंग हो पॉजिटिव साइड में, तो होगी y² इक्वल टू 4ax। तो 4a की जगह भाई हम पुट कर देंगे 3, तो y² इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ये किया है, ऐसी और क्या बोल सकता है कि हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इक्वल टू -3 और हमारा जो फोकस है, हमारा जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो 0 0। तो जैसे बड़ा मैंने बताया हमारे सिलेबस में जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखेंगे समय वर्टेक्स 0 0 ही होगा भाई, ठीक है। अब देखो समझ जाओ भाई कि अगर वर्टेक्स 0 0 है और डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, y इक्वल टू -3, तो 1 2 3 4, तो ये यहाँ से बढ़े, डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ से ऐसे जा रही होगी, ये ओरिजिन 0 0 और ये हो गया y इक्वल टू -3। तो सोचो अगर हमारा डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है भाई, तो पक्की बात है पैराबोला इस टाइप का रहा होगा और फोकस यहाँ रहा होगा भाई, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू -a, तो -a इज -3। सो गाइस a जो होगा वो देखो ना 1 2 3, फोकस तो ऊपर होगा ना 0,3, तो जो a होगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा, ये ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a होती है और -a यानी कि -3, तो a होगा वो 3 के इक्वल होगा। और जो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा यार, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि y एक्सिस पे बन रहा है ना, तो x² इक्वल टू 4ay और a की वैल्यू है 3, सो हो जाएगा 12y। सो गाइस हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब देखिए और कैसा क्वेश्चन कह सकते हैं, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिएगा आपसे कह सकता है भाई कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 2 8 and symmetric about y axis, vertex y 0 0 है, देखिए क्वेश्चन है, इसने बोला कि जो हमारा पैराबोला है दैट इज पासिंग थ्रू 2,8,
ठीक है। अब 2,8 देखो कहाँ होता है, 2,8 देखो वर्टेक्स तो 0 0 है, 2,8 यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं होगा। तो देखो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट है तो पैराबोला देखो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट आ सकता है 2,8, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे ना हो कि बेटा पैराबोला आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है। सही बात है। अब इसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि पैराबोला जो है वो इस टाइप का है। अगर ये चीज ना गिवन होती कि वाई एक्सिस के अलोंग है या एक्स एक्सिस के अलोंग है तो कंफ्यूजन हो जाती भाई। फिलहाल इसने बोल दिया है कि जो पैराबोला है वो कैसा है, वो वाई एक्सिस के अलोंग है और दैट इज पासिंग थ्रू 2,8। ओके, कहते इस पैराबोला की इक्वेशन निकालो। अब इक्वेशन हमें मालूम नहीं है भाई, तो एक बात तो श्योर है कि भैया जो पैराबोला जो होना चाहिए ये कैसा दिखना चाहिए, ये वाई एक्सिस के अलोंग है ना बेटा, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4ay, x² इक्वल टू 4ay। x² क्यों यूज किया, क्योंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अब a मुझे नहीं मालूम, जब तक a नहीं मालूम होगा तो मैं पैराबोला की इक्वेशन नहीं निकाल पाऊंगा। तो एक पॉइंट गिवन है 2,8, तो बेटा मैं क्या करूंगा, x की जगह पुट कर दूंगा 8 4, a तो मालूम नहीं है भाई, y की वैल्यू, और ये मैंने मिस्टेक कर दी एक, मैं इसमें x की जगह पुट कर दूंगा 2। देखो x जो है वो 2 है, y जो है वो 8 है, तो बन जाएगा 432a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4/32 यानी 1/8। a मिल गया भाई हमें। ठीक है, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x² इक्वल टू 4ay, a की वैल्यू है भाई 1/8, 4/8 मिल जाएगा 1/2y। ओके, सो गाइस हमने यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर ली है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खोलेंगे बेटा तो उसमें आपको सारे इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे चैप्टर की 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और क्योंकि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसमें एडिटिंग में ना मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको अब पार्ट्स में डिवाइड करने की सोच रखी है। तो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज है तो वो भी काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, वो भी उस पर लगेगा करीब 40-45 अराउंड 60 मिनट्स उसमें भी लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो बाकी के 3rd एक्सरसाइज और 4th एक्सरसाइज है उसको मैं पार्ट्स में अपलोड करूँगा, उनके लिंक बेटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। ठीक है, बाकी इतना कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आएगी बेटा आप कमेंट कीजिए, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आए बेटा मुझे बता सकते हैं। बाकी जो इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं लिंक बेटा नीचे आ चुका होगा, उसको आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं बेटा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।